अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, जनवरी की 14 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क की कौमी सलामती के लिए माशी तौर पर मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुश्तरका कौमी सलामती का तसव्वुर न होने की वजह से मुल्क की मईशत मुतासिर होती रही है, जिसके सबब पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से रुजू करना पड़ता रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF से कर्ज हासिल करने से मुल्क की सलामती मुतासिर होती है। वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान की पार्लिमान ने गुज़श्ता रोज़ IMF से कर्जे के हुसूल के लिए दरकार शराइत पूरी करने के लिए एक कानून साजी की मंजूरी दी है, जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत मुख्तलिफ हलकों ने आवाम के मफाद के मुखालिफ करार दिया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान हालिया अरसे में माशी मुश्किलात का शिकार रहा है, जिसके सबब IMF और दोस्त ममालिक से कर्ज पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी बराए सन 2022-26 को गुज़श्ता माह वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद उसका एक हिस्से को जुमे को आम किया गया, ताहम पॉलिसी का दूसरा हिस्सा बदस्तूर मख्फी रखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने अवामी, माशी और दिफाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती पॉलिसी तश्कील दी है, जो कौमी सलामती डिवीज़न की जानिब से मुरतब की गई है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने ज़िमनी मालियाती बिल सन 2021 मिनी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। जुमेरात को कौमी असम्बली के रात गए तक जारी रहने वाले इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। बिल की मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो हिज़्ब इख्तिलाफ के एतराज़ पर वोटिंग कराई गई तो मिनी बजट के हक़ में 168, जबकि इसकी मुखालिफत में 150 वोट डाले गए। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद हुआ, जिससे मिनी बजट की मंजूरी की हिकमत अमली तय की गई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिनी बजट की शदीद मुखालिफत की और ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज भी किया। जुमेरात को जारी होने वाली वर्ल्ड रिपोर्ट सन 2022 में ह्यूमन राइट्स वॉच के एशिया चैप्टर की एसोसिएट डायरेक्टर पैट्रिशिया गॉसमैन ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी पर पाबंदियों और सहाफ़ियों, सरगर्म कारकुनों और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद में एक साथ इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को साल सन 2022 में इन प्रैक्टिसेस को तब्दील करने की ज़रूरत है, वगरना इंसानी हुकूक की सूरत हाल मज़ीद अबतरी का शिकार होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल के लिए वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी से रब्ता किया, लेकिन दोनों हुकूमती अहदेदारों की तरफ से जवाब मौसूल नहीं हो सका। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में मीडिया को जो आज़ादी हासिल है वो उनके बकौल कई मगरबी मुल्कों में मौजूद नहीं है। हुकूमत के नुमाइंदा वज़रा और तर्जमान मजहबी रवादारी के फ़रोग़ और अक़लियतों की मजहबी आज़ादी की सूरत हाल को बेहतर बनाने का भी दावा करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट सन 2022 में भारत में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का भी अहाता किया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत ने सहाफ़ियों, सरगर्म कारकुनों, पुरअमन मुज़ाहिरीन, हत्ता के शायरों और अदाकारों और कारोबारी शख्सियात को भी सियासी मुहर्रिकात पर ख़तरात में डाल दिया है, उनको हिरासत किया है, उनके खिलाफ मुकदमात चलाए हैं और उनके खिलाफ टैक्सों के ज़िम्न में छापे मारे हैं। इंसानी हुकूक के इदारे के मुताबिक भारत की हुकूमत ने मजहबी अक़लियतों के खिलाफ ऐसे क़वानीन और ज़ाब्ते बनाए हैं जो इम्तियाजी थे, बिलखुसूस मुसलमानों से मुताल्लिक़। इन कवायद की वजह से पुलिस इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही जो मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारत की तरफ से भी फौरी तौर पर इस रिपोर्ट पर रद्द अमल नहीं आया है,
تاہم بھارت کے حکمراں اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں جہاں شہریوں کو اظہار رائے اور مذہب کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گٹریس نے جمعرات کو کہا کہ اقوام متحدہ کو لاکھوں افغانوں کو شدید معاشی اور انسانی بحران میں جانے سے روکنے کے لیے وقت سے مقابلے کا سامنا ہے۔ گٹریس نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں کو بتایا کہ ملک بھر میں ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے۔ افغانستان کی نصف سے زیادہ آبادی اب زندگی بچانے والی امداد پر منحصر ہے۔ گترس کے اس بیان سے 2 روز قبل اقوام متحدہ نے اس سال افغانستان کے اندر اور 5 پڑوسی ممالک میں 28 ملین افراد کی مدد کے لیے $5 بلین سے زیادہ کی سب سے بڑی فلاحی اپیل شروع کی تھی۔ اقوام متحدہ اس کے شراکت دار ایجنسیاں پچھلے سال ملک بھر میں 18 ملین سے زیادہ لوگوں تک پہنچی تھیں۔ طالبان نے افغانستان کے منجمد اثاثے جاری کرنے کی اپیل پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گتریس کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں طالبان کے متعین سفیر سہیل شاہین نے کہا ہے کہ انٹونیو گتریس نے زمینی حقائق کی عکاسی کرتے ہوئے کہا ہے کہ منجمد درجہ حرارت اور منجمد اثاثے افغانستان کے عوام کے لیے مہلک امتزاج ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے افغانستان کے بینک کے اثاثوں تک رسائی کے مطالبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنوبی کوریا نے جمعے کو اطلاع دی کہ شمالی کوریا نے 2 اور بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ پیونگ یانگ نے نئے سال میں تیسرا میزائل داغا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کی جانب سے پچھلے میزائل تجربات کے لیے امریکی پابندیوں کے جواب میں سخت اقدامات کا انتباہ کرنے کے بعد یہ تجربہ کیا گیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ شمالی کوریا نے جمعے کو کون سے میزائل داغے۔ امریکہ نے اس ہفتے شمالی کوریا کے میزائل تجربوں کی معمول سے زیادہ سخت مذمت کی ہے۔ اس نے شمالی کوریا کے 5 باشندوں پر یک طرفہ پابندیاں بھی عائد کی ہیں، جن پر الزام ہے کہ وہ پیونگ یانگ کے ہتھیاروں کے پروگرام کے لیے سامان کی خریداری میں مدد کر رہے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو MSNBC کے ساتھ ایک انٹرویو میں شمالی کوریا کے تجربات کو عدم استحکام قرار دیا، جس کا مقصد توجہ حاصل کرنا تھا۔ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور شاید ایسا ہی ہوتا رہے گا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے میں توجہ دے رہے ہیں کہ ان کا اور ہمارا صحیح طریقے سے دفاع کیا جائے اور شمالی کوریا کی ان کارروائیوں کے اثرات اور نتائج ہوں گے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز اپنا تجربہ کرنے سے پہلے واشنگٹن پر تنقید کرتے ہوئے یک طرفہ پابندیوں کے ساتھ جان بوجھ کر صورتحال کو خراب کرنے کا الزام لگایا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر امریکہ اس طرح تصادم کا موقف اپناتا رہا تو DPRK اس پر سخت اور یقینی رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ صدر جو بائیڈن کے دور میں امریکہ نے بارہا شمالی کوریا کے ساتھ جوہری مذاکرات کرنے کی پیشکش کی ہے۔ شمالی کوریا نے یہ کہتے ہوئے اس پیشکش کو نظر انداز یا مسترد کر دیا ہے کہ واشنگٹن کو پہلے مزید رعایتیں فراہم کرنا ہوں گی اور اسے جارحانہ پالیسی سے گریز کرنا چاہیے۔ ویانا میں روس اور آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن کے درمیان جمعرات کو ہونے والی بات چیت کے بارے میں مذاکرات کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کی سرحد پر موجود روسی فوجیوں کے حوالے سے کشیدگی کو کم کرنے کی جانب کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ بات چیت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے OSCE میں روس کے مستقل نمائندے الیگزینڈر لوکوشیوچ نے صحافیوں کو بتایا کہ بات چیت مایوس کن تھی اور وہ مزید ٹھوس اور بھرپور انداز میں بات چیت کی توقع کر رہے تھے، لیکن لوکوشیوچ نے اندیا دیا کہ ماسکو نے سفارتکاری کو ترک نہیں کیا، جیسا کہ ان کے ساتھی روسی مذاکرات کاروں نے اس ہفتے کے اوائل میں جنیوا میں امریکی سفارتکاروں اور برسلز میں نیٹو کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا تھا۔ OSCE کے چیئرمین پولینڈ کے وزیر خارجہ زیپنیو رو نے بات چیت میں پیش رفت نہ ہونے کی تصدیق کی۔
मगरबी सिफारतकार रूस पर जोर दे रहे हैं कि वो सरहद पर कशीदगी को कम करे, जहां उसने फौजी साजो सामान और एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख फौजी जमा किए हैं जो बज़ाहिर यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हैं। रूस का इसरार है कि फौज वहां अपने दिफा के लिए मौजूद है और वो नेटो से इस बात की जमानत मांग रहा है कि वो अपनी मशरक़ की जानिब तोसी को रोके और यूक्रेन को इस इत्तेहाद में शामिल होने की इजाज़त न दे। मुलाकात में कोई भी फरीक अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि उन्होंने रूस के साथ मुलाकातों के एक सिलसिले की तजवीज़ पेश की है जिसने वापसी के लिए जवाब का वक्त मांगा है। अमरीका में आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में महंगाई में गुज़श्ता 4 अशरों में सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, जिसकी वजह से ख्याल किया जा रहा है कि अमरीकी फेडरल रिजर्व रवां बरस मार्च में सूद की शरह में इजाफा कर सकता है। मंगल को सेनेट की बैंकिंग कमेटी के रूबरू फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल ने कहा कि अमरीकी सेंट्रल बैंक महंगाई को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका में रसद के मसाइल की वजह से पैदा होने वाली महंगाई अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए दर्द सर बनी हुई है। महंगाई का मसला सिर्फ अमरीका में ही नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन में भी रवां बरस की शुरुआत में महंगाई की शरह 5% तक पहुंच गई है, जो इन ममालिक में एक रिकॉर्ड इजाफा है। कोरोना वायरस से मुतालिक खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बाइडन इंतजामिया को बड़े कारोबारों में मुलाजमीन को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन लाजमी करार देने या हफ्तावार टेस्टिंग करवाने और नौकरी पर मास्क पहनने की शर्त पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके साथ साथ अदालत इंतजामिया को सेहत की देखभाल करने वाले बेशतर कारकुनों के लिए वैक्सीन लाजमी करार देने की इजाज़त दे रही है। अदालत के अहकामात एक ऐसे वक्त पर जारी किए गए हैं जब कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के दौरान अमरीकियों में वैक्सीनेशन की शरह को बढ़ाने के लिए इंतजामिया की कोशिशों को बढ़ाया जा रहा था। साल सन 2022 के पहले टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया आने वाले सर्बियन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनका वीज़ा एक मरतबा फिर मनसूख कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलवी इमिग्रेशन के वजीर एलेक्स हॉक ने जुमे को जोकोविच का वीज़ा दोबारा मनसूख करके इवेंट में उनकी शिरकत मशकूक बना दी है। इमिग्रेशन वजीर की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक उन्होंने माइग्रेशन एक्ट 133C(3) के तहत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अवामी मफाद की खातिर ये कदम उठाया है। 34 साला आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीत चुके हैं और 20 मरतबा ग्रैंड स्लैम का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। नोवाक जोकोविच के पास इस फैसले के खिलाफ भी अदालत जाने का हक मौजूद है, लेकिन इस बार उनका मुकदमा जीतना इसलिए मुश्किल है कि दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलवी हुकूमत फरीक होगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे इस बुलेटिन को शेयर भी करते हैं और अपने कमेंट्स से अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।